भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने वाराणसी के गुलाब बाग में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्र का बजट एक समावेशी, दूरदर्शी और सभी वर्गों को फायदा पहुंचाने वाला है। उन्होंने दावा किया कि बजट उम्मीद से बढ़कर है, क्योंकि इसमें जो प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स में छूट की सीमा आम वर्ग अधिकतम 10 लाख तक ही चाहता था, लेकिन वित्त मंत्री ने इसको बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया, जो कि उम्मीद से बढ़कर है। इसी प्रकार किसी ने नौजवानों के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाने के लिए न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बजट का भी इंतजाम किया गया है, जिससे कि यह एक समावेशी बजट के रूप में सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुसार 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र और अगले वर्ष तक भारत को बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ले जाने के लिए यह बजट मददगार साबित होगा। यह बड़ी खुशी की बात है कि अगले वर्ष तक भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में अपना 15% का योगदान दे पाएगा। यह काफी खुशी और गर्व की बात है। पत्रकार वार्ता में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। मैं काशी से ही प्रारंभ करता हूं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन दिसंबर 2021 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और आप जाके चेक करिए, दिसंबर 2021 में काशी में कुल पर्यटक 30,78,000 आए थे। 2020 में भी 28 और 30 लाख, और 2024 में काशी में 11 करोड़ पर्यटक आए। 30 लाख से 11 करोड़। अब सहज स्वाभाविक यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके द्वारा काशी नगर की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। दूसरा उदाहरण बताना चाहता हूं। पूरे भारत में आजादी के बाद से लेकर 2023 तक यदि कोई एक डेस्टिनेशन था जहां सबसे ज्यादा पर्यटक आते थे, तो वो आगरे का ताजमहल था। मगर 2024 पहला वर्ष है जब नंबर 1 के ऊपर आगरे का ताजमहल नहीं, अयोध्या का श्री राम मंदिर है, जहां 13.5 करोड़ पर्यटक आए हैं। और विकास की नई इबारत अगर आप देखें, अब एक डाटा के अनुसार कुंभ से लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की कंट्रीब्यूशन होगा इंडियन इकोनॉमी में। और इकोनॉमिक टाइम्स या बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं ध्यान है, उसमें निकली हुई खबर के अनुसार यदि देखा जाए तो 1% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इस वर्ष केवल कुंभ से आने वाली इकोनॉमी से होगा। और आप एक बात याद करिए, हमारी सरकार आने से पहले पूर्वांचल क्या पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट थे, लखनऊ और वाराणसी। वाराणसी से भी गिनी चुनी फ्लाइटें जाती थी। आज अकेले पूर्वांचल में 5 एयरपोर्ट हैं, गोरखपुर, प्रयागराज, कुशीनगर, अयोध्या और वाराणसी। और जिसमें कुशीनगर भी इंटरनेशनल है, अयोध्या भी इंटरनेशनल है, और वाराणसी में भी। मुझे लगता है इतना ही काफी है यह समझने के लिए। और यहां मैं एक और बात कहना चाहूंगा, सिर्फ आर्थिक दृष्टि से नहीं, ये भारत का एक सांस्कृतिक उत्थान भी हो रहा है। तो देखिए, इस विषय पे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने सदन में जवाब भी दिया है। ये अमेरिका का अपना अंदरूनी उनका नियम था, परंतु भारत सरकार इस पे संवेदनशीलता के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने अनेक देशों के नागरिकों के साथ किया। परंतु मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूँ, ये तो अवैध घुसपैठिए थे जिनको वहां भेज रहे हैं और वो प्रश्न कर रहे हैं। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तो जो हमारे वैध लीगली जाते थे उनके साथ क्या होता था? कपड़े उतरवा के चेकिंग होती थी। शाहरुख खान की भी चेकिंग हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं, आप सबको याद है माय नेम इज खान किस जमाने की मूवी है और किस मुद्दे पे बनी थी? चुन चुन कर भारतीयों को अपमानित किया जाता था। कपड़े उतरवा के सारी चेकिंग होती थी, हथकड़ी लगा के चेकिंग होती थी। और तो और हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब की फ्रिस्किंग हुई थी और सरकार चुप रही थी। मोस्ट डिग्निफाइड, जो देश का प्रथम, हम लोगों ने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया, तब संसद ने प्रस्ताव पारित किया था, तब अमेरिका ने उसके लिए खेद व्यक्त किया था। इसलिए जो लोग आज अवैध लोगों के लिए, जिनके दिल में इतने अरमान उभर रहे हैं, वो अपने जमाने में वैध और गरिमापूर्ण लोगों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे। संदेह में जीवित रहते हैं। जिन्हें कोरोना की वैक्सीन, बीजेपी की वैक्सीन नजर आ रही थी, उन्हें उसमें भी संदेह था। राम मंदिर के शिलान्यास के समय, जिसे वो अंधविश्वास कहते थे, वहां मुहूर्त के मर्मज्ञ हो गए थे, बताने लगे थे मुहूर्त में उनको संदेह था। और ये वो लोग हैं जिन लोगों ने बाकायदा 2023 में तमिलनाडु में कॉन्फ्रेंस की थी
इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, अर्थात हिंदू धर्म का समूल नाश, ये विचार गोष्ठी थी, ये वक्तव्य नहीं था। और आप लोगों को शायद ना ध्यान हो तो मैं बताना चाहता हूं, 2021 में दुनिया के अनेक विश्वविद्यालयों में, जिसमें अमेरिका की बड़ी बड़ी आईवी लीग यूनिवर्सिटी थी, एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंस हुई थी, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व, यानी वैश्विक स्तर पर हिंदुत्व को ध्वस्त करना। उसके बाद कभी हिंदू धर्म ग्रंथों की प्रतिमा फाड़ना, कभी अनाप शनाप बोलना, और उसके बाद जिस ढंग की अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, चाहे वो बिहार के उनके साथी हो या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, उसके बाद जब वे बात बोलते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं, कुंभ की इस व्यवस्था को लेकर यदि कोई भी घटना हुई है तो उनके मन में संवेदना नहीं, संतुष्टि का भाव है। क्योंकि इस पृष्ठभूमि के साथ देखिए, उनका एक सहयोगी मृत्यु कुंभ बोल रहा है, ममता जी मृत्यु कुंभ बोल रही हैं, तो कोई लालू प्रसाद यादव जी फालतू का कुंभ बोल रहे हैं। मुझे लगता है, कहा गया किसी भी चीज को प्रसंग और संदर्भ के साथ देखिए, प्रसंग और संदर्भ से देखेंगे तो मुझे लगता है इन आरोपों में गंभीरता नहीं है, इन आरोपों में संवेदना नहीं है, इन आरोपों में राजनीतिक संतुष्टि का उद्देश्य लगता है भारत में भी, क्योंकि बांग्लादेश के लोग यहाँ घुसपैठ करे, ये आप भी कहते हैं। जो आपने सवाल किया है उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार में आने के बाद पहला तो ये लक्ष्य था कि हम रोकें घुसपैठ। मैं इसमें 2 सेंटेंस में आपको स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूँ। शायद आप में से किसी ने IMDT एक्ट का नाम सुना है। IMDT एक्ट एक दुर्दांत एक्ट था जो 1983 या 84 में इंदिरा जी के शासनकाल में आया था। उसमें जानते क्या प्रावधान था? यदि आपको लगता है कि कोई विदेशी है, घुसपैठिया है, और आपने कहा है घुसपैठिया, तो आप साबित करिए कि ये बांग्लादेश का रहने वाला है। उसको साबित नहीं करना कि भारत का नागरिक है। उसके अगेंस्ट हमारे वर्तमान केंद्रीय मंत्री और असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल गए थे कोर्ट, और 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने उसे क्वैश किया। क्वैश करते समय कमेंट किया कि ये जो घुसपैठ की समस्या है भारत पे एक्सटर्नल एग्रेशन के समकक्ष है। और वो क्यों होती थी? क्योंकि बांग्लादेश से हमारी सीमा का निर्धारण ही नहीं था। आधा गांव भारत में, आधा गांव बांग्लादेश में। मोदी जी की सरकार में आने के बाद सबसे पहले लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया, अब कुछ गांव हमारे में आए, कुछ गांव उनके में गए, अब बिल्कुल सीमा का निर्धारण हो गया। उसके बाद पाकिस्तान की सीमा की तरह फेंसिंग की जा रही है, जिसमें लगभग 80% फेंसिंग कंप्लीट हो गई है बंगाल के कुछ क्षेत्रों को छोड़ के। यानी सबसे पहले तो हमने घुसपैठ को नियंत्रित किया है। उसके बाद अंदर जो लोग ईमानदारी से रहना चाहते हैं उनको चिन्हित किया है। इसके अगले चरण के ऊपर चिन्हित करके तो जो भारत की समस्या है ना, वो अमेरिका के मुकाबले बहुत जटिल है और बहुत भारी है। वहां पे शायद घुसपैठियों में कोई वोट बैंक नहीं देखता, हमारे यहाँ लोग घुसपैठियों में वोट बैंक देखते हैं। और ये मैं एक और प्रमाण के साथ कहना चाहता हूँ, शायद मुझे फैक्ट अचानक ध्यान आया। अब होता लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत किस सीट में हासिल हुई थी?